हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभेन मिस आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये जीएस पॉइंटर की अगली सीरीज़ है। इसमें हम लोग बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोग आज भी क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है ये समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री घास किस चीज़ का महत्वपूर्ण स्रोत? तो ये है आयोडीन का। किसका है? आयोडीन का। तो दूसरा क्वेश्चन है सिनकोना की छाल प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ क्या है? क्लोरोक्विन। कौन सा ये दवा है? क्लोरोक्विन। ये बताइए, कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्या है? एक कृत्रिम औषधि है। क्या है? एक कृत्रिम औषधि। ठीक है। कृत्रिम औषधि। ये लाइकेन। देखिए अगला क्वेश्चन है लाइकेन प्रोटोजोआ साइनो जीवाणु तथा डाइटम में से जीवों का वह समूह जिसका डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। तो क्या है वो? डाइटम है। क्या है? डाइटम। शहतूत का फल है सोरोसिस। क्या है शहतूत का फल? सोरोसिस है। सन पटसन जूट तथा कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। सन पटसन जूट तथा कपास में से वह जो पौधे के तने का भाग उत्पाद नहीं है वो कौन सा है? कपास है। क्या है? कपास। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। किसमें पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों से। अगला क्वेश्चन है बौना गेहूँ संकर मक्का ट्रिटिकेल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य या अनाज है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। तो ट्रिटिकेल जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता वो क्या है? ट्रिटिकेल। वैसे भी नाम से सोयाबीन संकर मक्का इसको समझ लें। ट्रिटिकेल ये नहीं पाया जाता। मैक्रोनी गेहूँ का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम। क्या है मैक्रोनी गेहूँ का नाम? ट्रिटिकम ड्यूरम। अगला क्वेश्चन है कैनोला। जो कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों। क्या है? तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में एरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा रहती है। तो कैनोला मानव उपभोग करने के लिए क्या है? कृत्रिम सरसों बनाई गई है। इसके तेल में क्या है? एरुसिक अम्ल की मात्रा बहुत अल्प मात्रा में है। अगला क्वेश्चन सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। किसके द्वारा? कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। किसके द्वारा? स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात प्रभावित हुआ है वह है अल्फांसो। अल्फांसो क्या है? एक आम का प्रकार है। ठीक है। अल्फांसो एक आम का प्रकार है और स्पंजी टिश्यू एक गंभीर समस्या थी, इसी वजह से इसका जो निर्यात था वो प्रभावित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरितलवक कहलाता है पाया जाता है। तो ये तो सही है, भोजन संश्लेषित कुछ जीवाणु। हाँ, और लेकिन इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरितलवक हरा पदार्थ और हरितलवक थोड़ी होता है। ठीक है। तो हरित नहीं, इसलिए आर क्या है? गलत है। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा पर रेखा पर होते हैं। और देते हैं सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में उपयुक्त में से सत्य कथन है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ना ये जीवित है, ना ये जानवर की मृत सीमा है, ना फूल देने वाली वनस्पति की सीमा में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। तो ये तो सही है। मृदा का उच्च तापमान जड़ के विकास को प्रोत्साहित करता है। मृदा का उच्च तापमान जड़ के विकास को नहीं। मृदा का उच्च तापमान नहीं है, क्योंकि वहाँ के एटमॉस्फेयर जो होता है वो उसके द्वारा उसको पानी की उसके लिए वो जड़ के विकास को करता है। तो ये आर गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक है। चलिए ये इधर वाला क्वेश्चन इसको देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं। मरुस्थलीय पौधों मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी होती हैं। हाँ। मरुस्थल में फ्रेटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। ठीक है। तो कौन से मिलते हैं? 20 से 30 लंबी जड़, जो इनको फ्रेटोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेटोफाइट्स। ठीक है। जो मरुस्थल में पाए थे। शुष्क जलवायु के भली भांत अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। ठीक है। शुष्क जलवायु में जो पौधे होते हैं उसको मरुद्भिद। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल, मोटे, जिससे उनकी नमी क्या कहते हैं, जो स्वेटिंग है स्वेटिंग कम हो, इसीलिए वो क्या होते हैं? उनके जो पादप होते हैं मोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। क्या बोलते हैं? हेलो। नमकीन नमकीन वाले मिट्टी में जो होते हैं उसको हेलोफाइट बोलते हैं। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को कहते हैं लवणोद्भिद। क्या बोलते हैं? मृदोद्भिद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये जेली निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। नमकीन पानी में उगाए जाने वाले पौधे थैलोफाइट्स। ये तो गलत हो जाएगा। सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन क्या है? साइटोकाइनिन। तो इसमें जो उपरोक्त कथनों में सत्य, तो पहला जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता, हाँ। और सुसुप्तावस्था तोड़ने का हार्मोन क्या है?
104 नमकीन में उत्तम पैदा हेलोफाइट्स, गन्ने के राइजोबियम थोड़ी होता है गन्ने में, ठीक है, तो ये हो जाएगा। एपीफाइट्स वह पौधे होते हैं, ठीक है, एपीफाइट्स वह पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है यांत्रिक अवलंब के लिए। किस पे? यांत्रिक अवलंब के लिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं जड़ों के द्वारा, जड़ के बालों, ठीक है। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों के अवशोषण जड़ के बालों। हाइड्रोफाइट क्या होता है? एक जलीय पौधा। हाइड्रोफाइट क्या होता है? एक जलीय पौधा होता है। प्रकृति में फर्न, लाइकेन, मांस, छत्रक, मशरूम में जिन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है, लाइकेन और मांस, ठीक है। वो फर्न ये सारे दिए गए हैं। तो ये क्या है? जो मशरूम में जिन जीवों की मृदा विहीन सतह पर, ठीक है, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम है। जल का प्रकाशीय अपघटन पोषक स्तर बनाते हैं। तो पोषक खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने हैं। स्वजीवी से सही मिलान है। स्वजीवी उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता जो तीव्र निर्भर करते हैं, मृतोपजीवी विबंधक, तृणभक्षी, प्राथमिक उपभोक्ता। देख लीजिए मिलान वाला क्वेश्चन आता रहता है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। कौन आते हैं? हरित पादप, ठीक है। तो हरित पादप कापिसोड, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम और फ्लोरा मिनीफेरा में से वह जीव जो महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं। तो साइनोबैक्टीरिया और डाइटम, ठीक है, जो महासागरों की आहार श्रृंखला खाने वाली चीज़ों में प्राथमिक उत्पादक हैं। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपभोग में लाया जाता है मीथेन के लिए, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार आता है। अधिकांश कीट किससे करते हैं? वातक तंत्र के द्वारा। ये क्वेश्चन देखिए। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रहती है क्योंकि तलों के निकट में पानी जमता नहीं है, ऊपर में जम जाता है। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती। मछलियों में सामान्यतः शोषण होता है गलफड़ों द्वारा। कई बार क्वेश्चन। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन, ये भी। टमाटर में लाल का रंग का कारण लाइकोपिन। पपीते में पीले रंग का कैरिका जैंथिस, ठीक है, ये क्या है? कैरिका जैंथिस। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के एक पौधे की नई और भिन्न जात की खोज की जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के जिस भाग में खोजी गई है अंडमान द्वीप। कौन सा है? अंडमान द्वीप। जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीसीज से संबंधित है। कौन सा है? चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीसीज से, तो इसको ध्यान रखिएगा। खमीर एक उदाहरण है कवक का। ईस्ट और मशरूम है फफूंद। ईस्ट फफूंद और मशरूम क्या है? फफूंद या कवक, ठीक है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या है? कवक। क्या है? कवक। कपास का मुख्य घटक क्या है? सेल्यूलोज। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। लाइकेन किससे बने होते हैं? कवक एवं शैवाल से। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूटेलिज्म। ये कई बार क्वेश्चन है। म्यूटेलिज्म सहजीविता। किससे बनता है? सहजीविता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में सहजीवी साझर है शैवाल और कवक के, ठीक है। नोस्का पीन प्राप्त होता है पोस्ता पापी से। हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। मार्फिन प्राप्त होती है पोस्ता के फल से। मार्फिन किससे? पोस्ता के फल से। और अफीम प्राप्त होता है बिना पके फल के लेटेक्स से, जो फल पकता नहीं है उसके लेटेक्स से, ठीक है। अफीम पोस्ता प्राप्त पौधे के आधे पके फल से। अफीम का मुख्य अवयव है मार्फिन, ठीक है। अफीम अफीम किस श्रेणी की दवा के अंदर? अवसादकारी विमंदक जिसको बोलते हैं पीड़ा, ठीक है। अफीम का वास्तविक नाम पैपेवर सोमनीफेरम। कई बार एक भी क्वेश्चन आया है। पैपेवर सोमनीफेरम फेरम, ठीक है। तो आगे ये टॉपिक आ रहा है जो कोशिका, ठीक। चलिए कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका एक ना एक क्वेश्चन नंबर का कोशिका के से जरूर आता है। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन सही कथन है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए से बने होते हैं। तो विषाणु सम एकल तंतु किससे बने होते हैं? आरएनए से बने होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। तो ये जंतु कोशिका में क्या होती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में भित्ति नहीं होती। जंतु कोशिका में उपस्थित होती है सेलुलोज की कोशिका भित्ति और पादप कोशिका में सेलुलोज की होती है। पादप और प्राणी कोशिकाओं के भी सामान्य अंतर वही है। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में क्या होती है? प्राणी कोशिकाओं में ये भित्तियाँ नहीं होती। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानी होती है, ठीक है। प्राणी कोशिका में क्या होती है? अनेक छोटी रसधानियाँ होती हैं। ये क्वेश्चन है। जैव कोशिका का वह भाग जो कोशिका का पावर हाउस स्रोत कहलाता है तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पीतपिंड कोशिकाओं की संहति कहाँ पाई जाती है? तो यह अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं के होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोटीन संश्लेषण सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अंतःद्रव्यी जालिका और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम, ठीक है। लसिका कोशिकाएं बनती है तिल्ली, थाइमस, स्प्लीन, थाइमस, अस्थिमज्जा एवं लसिका ग्रंथियों से, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे
संजीवित हो सकती हैं और भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जाता है। तो ये चौथा भी सही है। और तीसरा, स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक क्या है, अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तीसरा चौथा सही है। ये प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन है। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं। तो बहुत कोशिकाओं के प्रत्यारोपण तथा एक या एक से अधिक बार विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। एक से अधिक बार भी बनाने की क्षमता रखती हैं। प्रक्रमित कोशिका, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, ये प्रोग्राम सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एप्टाप्टिस। ठीक है, एप्टाप्टिस। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या है, क्रेब्स चक्र। ठीक है, सौर ऊर्जा का एटीपी में रूपांतरण होता है क्लोरोप्लास्ट में। अब ये कोशिका वाला टॉपिक खत्म हो गया, अब ये अनुवांशिकी आ गया है। इसको हम चलो लोग देखते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है ग्रेगर मेंडल। कौन है, ग्रेगर मेंडल। आनुवांशिकी विज्ञान का जनक जोहान ग्रेगर मेंडल को ही जाता है। मेंडल ने अपने प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस जीवधारी का प्रयोग किया था, तो वही गार्डन पीमटर। ठीक है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जन्म पर। किस पे आधारित है, लैंगिक जन्म पर। जीनोम चित्रण का संबंध है, जीनोम मैपिंग आता ना, जीन्स के चित्रण से। एक जेनेटिक कोड की विशिष्टताएं होती है, या सार्वत्रिक होता है या 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं, या अनंतव्यापी गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इनके एक प्रारंभन एक समापन कोडान होते हैं। ठीक है, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। तो ये तो जीन है, डीएनए का एक भाग है। जीन क्या है, डीएनए का एक भाग है। ठीक है, जीन क्या है, डीएनए का भाग है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन के जनक कौन है, हुगो डी व्रीज। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्लास 10 में पढ़े होंगे। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई जीन। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर होती है, चाहे जो भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या क्या स्थिर रहती है। साधारण मानव में गुणसूत्र 46 या 23 जोड़ी। हाँ, नीचे क्वेश्चन है कितने जोड़ी, अगर जोड़ी पूछा तो 23 और ऐसे संख्या पूछा तो 46। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, उत्परिवर्तन। क्या है, उत्परिवर्तन। बंदर, चीता, तितली और छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते, तो किसमें नहीं होते, छिपकली में। ठीक है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी है डीएनए। क्या है, आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में किसमें है, जीव कोशिका, डीएनए। गोसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया था सूटन और पोवेरी ने। वंशागति, गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत। प्लवमान जीन जंपिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन, कई बार ये भी आएगा क्वेश्चन। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकलिंटॉक ने किया है। एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन एवं साइटोसिन में से डीएनए में उपलब्ध हुआ यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता, टायरोसिन। ये भी है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सी राइबोस, इसका नाम ही होता है डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, अम्ल। तो एक चीज़ और, डीएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिशेल ने 1869 में। डीएनए की द्विकुंडली संरचना, ये भी बहुत वाटसन तथा क्रिक द्वारा। लो, डीएनए की खोज पूछा तो फ्रेडरिक मिशेल ने 1869 में। राइबोसोम होते हैं आरएनए विषाणु। कौन होते हैं, आरएनए विषाणु। ठीक है, कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले एक्सरे तकनीक, कोयला खनक, रंगरेज और रंगसाज उपरोक्त व्यवसाय में लगे व्यक्ति में जिन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है, तो ये कौन सा है, एक्सरे तकनीक वाले। ठीक है, एक्सरे तकनीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैव उर्वरक। ठीक है, जैव उर्वरक ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन आता रहता है। तो जैव उर्वरक में एजोला, नील हरी शैवाल, अल्फाल्फा उपरोक्त में जिनका उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है, तो एजोला, नील हरी शैवाल, यही दो। ठीक है, राइजोबियम, नील हरी शैवाल तथा एजोला में से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो अभी पढ़े हो। राइजोबियम भी नील हरी, जैव उर्वरक नील हरी शैवाल, एजोला दोनों। नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप, अल्फाल्फा, चना चीपिक और तिपतिया घास, क्लोवर। ठीक है, नोस्टाक, एनाबीना, एजेटोबैक्टर तथा माइकोराइजा में से जो नाइट्रो स्थिरीकरण, तो माइकोराइजा करने वाले जीव नहीं। अगर पूछा जाता है जीव हैं तो इसमें माइकोराइजा, एजेटोबैक्टर, एनाबीना, नोस्टाक, ये सारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ये ध्यान रखना, पहले पढ़ लेना क्या पूछा है। फिर ये क्वेश्चन है, ईस्ट क्लोरेला एवं एजोला मोल्ड में से एक जैव उर्वरक है, तो एजोला। दालें, चावल, गेहूं तथा गन्ना में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीवाणु जिस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हुआ है दालें। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण दाल के दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में होता है। यूरिया 240, स्टेप्टोसाइक्लिन तथा एजोला में से एक जैविक उर्वरक, तो एजोला तो जानते हो ही। ठीक है, एजोला। ठीक, चलिए एक टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं फिर। ये क्वेश्चन है, राइजोबियम, नील हरी शैवाल, एजोला तथा वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा में से फास्फेटिक जैव उर्वरक है, वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, तो वैस्कुलर माइकोराइजा में फास्फेटिक जैव उर्वरक। ठीक है, पौधे के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में, कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है,
पौधों पौधों पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है एजोला। ठीक। नीलहरी शैवाल जैव उर्वरक क्रायोसोपा माहो नियंत्रण बायो 902 सरसों का काइक्लोन एजोटोबैक्टर ये जीवाणु है। ठीक है। चना गेहूँ चना धान तथा सरसों में से वह फसल जिसमें नीलहरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होती है। तो धान को नीलहरी शैवाल मुख्यतः जैव तो धान है। बाजरा गेहूँ मक्का एवं धान में से नीलहरी शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। धान को जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया था एजोला। एजोला एक अच्छा उर्वरक नीलहरी शैवाल के साथ मिलाने से एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नीलहरी शैवाल। एजोला है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक एजोला। साइनोबैक्टीरिया प्रोटोजोआ विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। ये कौन सा हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। चना मटर सेम तथा धान में से पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में? धान। ठीक है। और दलहन फसलें बोले हैं। कंपोस्ट के संदर्भ में सही है। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए त्वरित कर देते हैं। ठीक है। अपशिष्ट वही लाल भूरा हरा तथा नील हरी शैवाल में से जो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है नीला हरा शैवाल। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। ठीक है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार कौन सा है? तो ये हो जाएगा सोयाबीन में राइजोबियम जेपोनिकम। बायोचर ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है। जब बायोचर वृद्धिकारी माध्यम के अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिककारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। ठीक। जब बायोचर वृद्धिकर माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखता है। तो ये तीनों सही है। ठीक है। 240 क्या है? खरपतवार नाशक जो ग्रामीण जगह से होंगे गाँव से वो उसको 240 जानते हैं खरपतवारवासी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको सेशन समझ में आया अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।